नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर की, जहां पर छात्रा अक्षय हत्याकांड की गवाह पर फायरिंग हुई है। माधवगंज इलाके में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। हमले में बाल बची है गवाह। माधवगंज पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, बदमाश की तलाश में भी जुटी हुई है। छात्रा हत्याकांड की गवाह पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। ग्वालियर का हम जिक्र कर रहे हैं। जो गवाह है उसे मारने का प्रयास किया गया, अज्ञात बदमाश द्वारा फायरिंग की गई। अभी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल में जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ज्यादा जानकारी मामले में। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ग्वालियर के माधवगंज इलाके में सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ है। थोड़ी देर पहले की ये वारदात है। और ग्वालियर में आपको बता दें कि 10 जुलाई 2023 को छात्रा अक्षया हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड की जो मुख्य गवाह थी, उसकी सहेली, उसी को लेकर लगातार जो है धमकियां मिल रही थी हमले की। और उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की थी। और यही वजह है कि आज थोड़ी देर पहले उन पर माधवगंज इलाके में फायर किया गया है। हालांकि इस फायरिंग में वो बाल बच गई है। खाली जो खोखा है वो पुलिस ने बरामद किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। और आपको बता दें कि अक्षय हत्याकांड में जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनमें करीब 2 से 3 आरोपी अभी भी फरार है। जो नाबालिग आरोपी फरार हुए थे बच्चा जेल तोड़कर, तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका है कि जो फरार हुए आरोपी हैं उनमें से ही किसी ने इस पर हमला किया होगा। तो अब पुलिस जो है नाकेबंदी करके जो हमलावर है उनकी तलाश कर रही है। साथ ही जो अक्षय हत्याकांड की मुख्य गवाह है उसको पुलिस प्रोटेक्शन पहले से ही उपलब्ध है। तो अब पुलिस अधिकारी उनसे भी बात कर रहे हैं। साथ ही शहर की नाकेबंदी की गई है ताकि जो हमलावर है उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। रायसेन में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निजी स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाती थी युवती पर परिवार की जिम्मेदारी थी। कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर क्यों मौत को गले इस युवती के द्वारा लगा दिया गया। आखिर ऐसी क्या परेशानी थी जो अपनी जीवन लीला इस युवती ने समाप्त कर दी। तो युवती ने आत्महत्या की है। कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बता दें, निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम ये करती थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस युवती पर ही थी। अभी तक कुछ जांच पड़ताल में सामने नहीं आ पाया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, फांसी लगाकर आत्महत्या युवती ने की है, क्या कुछ जांच में सामने आ पाया है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, रायसेन जिला मुख्यालय का पूरा मामला है जहां पर एक शहर की युवती ने यहाँ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। वो किराए के मकान में यहाँ पर रहती थी, यहाँ पर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हमने जानकारी उठाई है कि ये लड़की जो है युवती है, कहीं ना कहीं जिला मुख्यालय के साइनिंग पब्लिक स्कूल में यहाँ पर नर्सरी और KG1 के यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी। इसकी बड़ी बहन जो है पहले वो पढ़ाती थी, लेकिन उसकी शादी होने के बाद कहीं ना कहीं घर की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके चलते यहाँ पर ये युवती उसमें पढ़ाती थी। इसे जो किराए का ये मकान था पूरा, आप देख सकते तस्वीरों में भी, ये छोटा सा किचन है यहाँ पर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। तो पुलिस इस मामले की गंभीरता से यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। हमारी पुलिस अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत हुई है। उनका कहना है कि इस मामले की पूरी गंभीरता के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। क्या यहाँ पर घटनाक्रम रहा है कि क्या ऐसा कारण रहा जिसके चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। लेकिन बड़ा दुखद ये घटनाक्रम रहा है, क्योंकि ये घर की स्थिति आर्थिक ठीक नहीं थी और स्थिति को संभालने के लिए कहीं ये भी जो निजी स्कूल है यहाँ पर उसमें पढ़ाती थी। और फिलहाल इस पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, अब देखते हैं इस मामले में क्या आगे निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। गुना का जिक्र करेंगे। युवक को हार्ट अटैक आया है। क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के दौरान यह हार्ट अटैक आया। अपनी बल्लेबाजी का इंतजार ये कर रहा था। अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। फतेहगढ़ कस्बे में चल रहा था ग्राम पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट। युवक का 2 महीने पहले विवाह हुआ था और अचानक से अब उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। क्रिकेट टूर्नामेंट में के दौरान जो है हार्ट अटैक युवक को आया, उसकी मौत हो गई। अचानक से मौत युवक की हो गई। तो लगातार युवाओं में कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं, सड़क पर चलते चलते गिर जाना, मौत हो जाना, जिम में वर्कआउट करते करते अचानक से हार्ट अटैक आ जाना, गिर जाना, मौत हो जाना। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये गुना का भी हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे।
अब वासु देखिए, लगातार हम देख रहे हैं हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं में ये चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। एक और नया मामला हमने अब तक देखा, जिम में बाहर रोड साइड भी देखा, अब टूर्नामेंट के दौरान भी युवक की मौत। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से लगातार जीवन शैली बदली है, लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं और उसके बाद से आप देखिए लगातार जो इस तरीके के हार्ट अटैक्स के मामले हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और खासतौर पर युवा जो है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। बीते 2-3 महीने ठंड का सीजन था और ठंड के सीजन में इन मामलों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये कहीं ना कहीं चिकित्सा जगत के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है। इसलिए डॉक्टर्स लगातार इस बात की सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें ताकि इस तरीके की समस्याओं से बच सके। जो ताजा मामला सामने आया है वो मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पर एक क्रिकेट मैच चल रहा था। क्रिकेट मैच के दौरान जो बैट्समैन इन क्यू था, यानी कि जिसकी बल्लेबाजी आने वाली थी और वो मैदान के बाहर था और तमाम साथियों खिलाड़ियों के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी और उसी दौरान उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और जो पूरी दुखद घटना है वो घटित हुई। लेकिन इस तरीके के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का सबब बना हुआ है और इनकी रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जा रहे हैं। किस तरीके से अगर कोई किसी को हार्ट अटैक आता है तो कैसे जो आसपास के लोग हैं वो उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी जो है वो भी दी जा रही है। लेकिन इस सब के बीच जरूरी यही हो जाता है कि जो एक हेल्थी लाइफस्टाइल होती है उसको फॉलो करना बेहद जरूरी है और उसी से इस तरीके की जो समस्याएं लगातार उत्पन्न हो रही है उससे बचा जा सकता है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए बुलेटिन में बात होगी महासंग्राम 2024 की। भोपाल में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। मंथन लगातार चल रहा है और इसी बीच फिर से मंथन, उम्मीदवारों के नामों का पैनल फाइनल किया जाएगा। ये आपको बता दें, शाम 4 बजे ये बड़ी बैठक होने जा रही है। नाम इसमें तय किए जाएंगे। पहले चर्चा मंथन होगा और फिर उसके बाद नाम तय होंगे। ये बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक होने जा रही है। भोपाल में ये बैठक होगी लगभग 4 बजे ये बैठक होना बताई जा रही है। लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम जो है फाइनल किए जाएंगे और ये नाम फाइनल किए जाएंगे। मंथन होगा, पहले चर्चाएं होंगी, उसके बाद नाम पर मुहर लगेगी। सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, वासु चौरे, उनसे जानकारी लेंगे। वासु, लगातार बीजेपी चुनावों की तैयारियों में जुटी है और इसी बीच ये बड़ी बैठक बीजेपी के मान सकते हैं जो भोपाल में हो रही है, क्योंकि प्रत्याशी फाइनल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आगे किस तरह से काम में आगे बढ़ना है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की और बीजेपी ने 19 के चुनाव में 28 सीटें जीती थी। सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा छूट गई थी। बीजेपी कह रही है कि इस बार 29 की 29 सीटें जीतेंगी और पहले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, पहले से ज्यादा वोट शेयर जो है मध्य प्रदेश में हासिल करेंगे। और यही वजह है कि बीजेपी में लगातार बैठकों का मंथन का दौर चल रहा है। तमाम बड़े नेता अलग अलग जिलों में भी पहुंच रहे हैं और बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे। ग्वालियर और खजुराहो का भी उन्होंने दौरा किया और उनके दौरे के बाद आज ये बड़ी बैठक जो है वो भोपाल में होने जा रही है। 4 बजे बैठक होगी जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, लोकसभा प्रभारी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे और आने वाले समय में किस तरीके से जनता के बीच जाना है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बातों को जनता के बीच रखने का काम करना है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होगा, कैंडिडेट सिलेक्शन के क्या कुछ जो मापदंड है वो तय होंगे और फिर जो पैनल्स के लिए नाम सामने आ रहे हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना और उन शॉर्टलिस्टेड नामों को दिल्ली भेजने की तैयारी करना, इन तमाम बातों को लेकर आज जो है वो विस्तार से चर्चा की जाएगी और जल्द ही हम देखेंगे कि बीजेपी की जो पहली सूची है लोकसभा चुनाव के लिए वो जारी कर दी जाएगी, जिसको लेकर तमाम अलग अलग जो गणित हैं, चाहे सियासी तौर पर हम बात करें, क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, धार्मिक समीकरणों की बात करें, इन सबको साधने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। और बीजेपी जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे उससे काफी ज्यादा उत्साहित भी है और यही वजह है कि बीजेपी दावा कर रही है कि सभी 29 सीटों पर हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। इस लिहाज से आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वासु। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। और अब जिक्र छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका जो है बसपा और कांग्रेस को लगने वाला है। बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व बसपा विधायक केशव प्रसाद चंद्रा। कांग्रेस नेता कमल किशोर पटेल भी थामेंगे कमल का हाथ।
आज जयजयपुर के दशहरा मैदान में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी में ये शामिल होंगे। तो बड़ा झटका कांग्रेस को भी, बसपा को भी, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे हमें ये पाला बदलने की तस्वीरें लगातार देखने को मिलेंगी। एक और यहां पर तस्वीर जहां पर बसपा और कांग्रेस को बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे पाला बदलने का खेल लगातार जारी रहेगा। अभी दो दिग्गज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बसपा कांग्रेस को बड़ा झटका। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में राज्य में राजनीतिक उठापटक का जो दौर है वो शुरू हो गया है और कुछ दिन पहले ही प्रमोद मिश्रा और पूर्व मंत्री विधान मिश्रा जो है वो भाजपा में शामिल हुए थे और अब बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो है केशव कुमार चंद्रा और कमल किशोर पटेल जो है कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल होने वाले हैं। जयजयपुर के दशहरा मैदान में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जो है उनको भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे और दोनों ही नेता जो हैं आज भाजपा में शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी जो है वो दिल्ली के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे को देखते हुए आज का जो कार्यक्रम है वो स्थगित किया गया है और इसके साथ ही दोनों ही नेताओं के कल बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। आपको बता दूं कि केशव प्रसाद चंद्रा जो है जो जयजयपुर से 2 बार के विधायक रहे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। उनके चुनाव हारने के बाद ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो है वो लंबे समय से चल रही थी और अब जो वो है भाजपा में शामिल होने वाले हैं। और वहीं अभी के चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है तमाम तरह के अभियान चला रही है, जिसमें एक अभियान जो है 9 सदस्यता अभियान है, जिसके तहत भाजपा, इस अभियान के तहत भाजपा जो है दूसरे पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने का काम कर रही है। और एक तरफ जहां भाजपा अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है, उसी तरह अन्य पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके दूसरी पार्टियों को कमजोर करने का भी काम कर रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी को जो है बनाए रखिएगा। और क्या कुछ होता है, बहुत शुक्रिया फिलहाल तनु जानकारी को साझा करने के लिए। आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धा के केंद्र आदरणीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, अभी जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारी पूरी बात रखी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह जी परमार साहब, इस विषय के विषय प्रवर्तक माननीय अतुल कोठारी जी, जिनने अपनी पूरी एक तरह से जिंदगी इस मार्ग पे चल करके देने के लिए तिल तिल करके जो समय हमारा गुजरता है, आपने शिक्षा के लिए अपने आप को आहूत कर दिया है। इस यज्ञ में मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम आदरणीय श्रीमान अशोक कड़ेल जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर, जहां अवसर आता है हिंदी ग्रंथ अकादमी सदैव ऐसे मौके ढूंढती है जिसके माध्यम से हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऊर्जा का सदुपयोग हो और उसके माध्यम से उच्च शिक्षा की साख बने। मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरे मंच का। और यहाँ अब शब्द तो कुलपति बोलना नहीं है और कुलगुरु बोलते ही हमको समझ में आ जाता है कुलगुरुओं का सम्मान करते ही केवल गुरुओं का सम्मान नहीं है, ये सारी परंपराओं का सम्मान है, भारतीय शिक्षा पद्धति का सम्मान है। आप सबका वंदन अभिनंदन। सारे के सारे यहाँ बैठे शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, सभी मनीषीगण, शिक्षा प्रेमीगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, आगंतुक अतिथियों, चूंकि ये 2 दिन कार्यशाला चलेगी और कार्यशाला में हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक अवसर मिलेगा जब हम यहाँ इस अवसर का लाभ लेने के लिए माननीय अतुल जी का और आप सब विद्वानों का एक तरह से बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। शिक्षा नीति लागू करे को लगभग हमारा ये 4था साल चालू होगा और ऐसे में अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती का भी मौका है, जिसके कारण से हम सब वो मार्ग ढूंढने लगेंगे जिसकी आवश्यकता आज के समय में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को ज़्यादा है। और ये बड़ी अद्भुत बात भी है। ज्ञान परंपरा की बात करें तो हम इसमें पूरे तौर पर विश्वास रखते हैं
क्योंकि हमारा जो स्रोत है वो गंगोत्री की तरफ पवित्र है। हमारे नदियों के स्रोत की जो धारा होती है वो जो पवित्रता है, कितना विरोधाभासी समय चल रहा है। कहाँ हमारी उज्जवल परंपरा, जिस उज्जवल परंपरा में हम सब ज्ञान को कभी किसी सीमा में बांधने में विश्वास नहीं करते। ऋग्वेद में कहा गया कि ज्ञान जहां से आए, जैसे आए, किसी दिशा में उसको रोकना नहीं, हर दिशा से आए उसका स्वागत करना है। और कहाँ ये पाश्चात्य का अभी का एहसास पेटेंट कराओ और हमारे अपने ज्ञान के कोई को हिस्सेदार मत बनने दो जब तक कि हमारा अपना हित पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही आप अपने हित लाभ की बात करोगे तो फिर ज्ञान की बात कहाँ रह जाएगी, ज्ञान तो कहाँ छूट जाएगा। और हमारे यहाँ आज से नहीं, आदिकाल से राज्यों की सीमा के अंदर किन किन को सीमाओं के ऊपर रहने का अधिकार है। प्रकृति में से नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, इनकी तो सीमा मानी नहीं गई, लेकिन उससे आगे बढ़कर के ऋषि मुनियों में से, मुनि तो चूंकि उनकी जिंदगी अलग प्रकार की होती, लेकिन ऋषि परंपरा को भी किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। ऋषि समूचे जगत के लिए है, यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। ऋषि अपने न्यूनतम संसाधन में अपने जीवन की जो जरूरत है उसके बाद भी सारा जीवन समाज में अच्छाइयों के लिए रिसर्च करने लिए निकाले, वो ऋषि परंपरा है। और इसलिए हजारों हजार साल से, और इसलिए ऋषियों की जीवन से हमने अपनी गुरुकुल की परंपराओं को, और गुरुकुल की परंपराओं से जैसा कहा गया है, चाणक्य ने तो बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये भारत की भाग्य की बात है कि हमारे लिए ये बात कठिन थी जब हमारे यहाँ कई सारी दास्तान का बहुत लंबा समय निकल गया, गुलामी का लंबा समय निकल गया, लेकिन गुलामी के बाद भी जब गुलामी के दौर में आने वाली शक्तियों ने अपनी संस्कृति को हम पे थोपने का प्रयास किया, तो ये भारत की विशेषता है कि वो उनकी पाश्चात्य संस्कृति हो, कोई और संस्कृति हो, हमारे अरब के अंदर से भी कई सारे लोगों ने हमको लंबे समय तक उनके आगोश में लिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी श्रुति और स्मृति की परंपरा है जिससे हमने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, ये ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा। ये हमारा सौभाग्य है। भारत न कभी दबा ना दबेगा, और इसीलिए आज नहीं तो पुराने काल से और आने वाले काल में भी नालंदा, तक्षशिला, जो माननीय अतुल जी ने कहा उसका आंकड़ा भी बताया, और थोड़ा सा दरवाजा खुला के अभी हम सब देखने लगे हैं। आप अभी ये विगत 4 साल की अगर आप विश्लेषण कर लेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, लंबी पूरी बात भी नहीं है, लेकिन हम सब देखेंगे कि अभी देश के बाहर दुनिया के परिदृश्य पे 2 धाराएं एक साथ जा रही है, और 2 धारा में से एक धारा वही है जो परंपरागत रूप से चली आई थी, ताकत के, शक्ति के, संपदा के बलबूते पर वो अपनी अपनी शक्ति बताते हुए अपनी सत्ता बनाने पे तुली हुई है। और उसके उल्टे एक और धारा निकली है, वो धारा गंगा जल की तरह एक तरह से पवित्र है और बहुत कोमल, बहुत दुनिया को एकदम से सहजता के साथ अपने साथ जोड़ती खड़ी होती दिखाई दे रही है। अब अंदाज लगा लो, हमारी वो ज्ञान परंपरा का ही तो धारा भारत से निकल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा कि कहां कौन किसको जरूरत पड़ रही है। जरूरत एक ही देश के हिस्से थे, पहले रूस यूक्रेन, उनके आपस के युद्ध ने 2 साल से किस प्रकार के कितने लोगों की, निरपराध लोगों के लिए क्या क्या नहीं हुआ है। इजराइल जैसे देश के साथ अभी बाकी बातों के साथ हम देखें कि दुनिया के देश 2 धारा में बटे दिखाई दे रहे हैं, और उसके उल्टे कोविड के टाइम से लेकर के माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व देख रहे हैं कि हाँ, हमने अगर अपनी कोविड की दवाई भी बनाई है तो 100 से ज्यादा देशों को उपलब्ध बना करके हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना सार्थक करके दिखाई दी। जियो और जीनो दो के सिद्धांत को सबके सामने दिखाया कि नहीं दिखाया। हमारे अपने जीवन की जीवन शैली में हमारी अपनी पाकशाला, हल्दी का महत्व दुनिया ने कोविड के टाइम से देखा कि नहीं देखा। काढ़े का क्या महत्व है, आयुर्वेद का क्या महत्व है। चिकित्सा पद्धति से कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी से कम नहीं है। तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से चिकित्सा की जो वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई,
यही तो झगड़ा है। हम यहाँ आकर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, अभी आपने संशोधन की बात आई, ये विचारों के थपेड़े खाते खाते वापस सुधरते हुए आते हैं। हमने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बनेगी तो केवल एक विषय की यूनिवर्सिटी बनेगी। अरे विश्वविद्यालय है, एक विषय का कैसे हो सकता है? और एक विषय का बना लो, बना लिया, बन गया। अब बन गया तो जितना वजन उठा नहीं सकते उससे ज्यादा सिर पे आ गया। घूमते घामते वापस में आए, भैया पुराने विश्वविद्यालय पे भेजो, ये नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल हमारे बस की बात नहीं है। आने वाले समय में बाकी में भी ऐसे सुधार आएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं, ये चलेगा। समापन जमकर थिरके मंत्री बृजमोहन